हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 सांख्यिकी। भाग 1 में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का परिचय। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखेंगे बच्चों। हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट करेंगे और बाद में दोहराएंगे भी बच्चों, अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, सांख्यिकी की परिभाषा सबसे पहले समझते हैं कि सांख्यिकी आखिर होती क्या है। तो देखिए, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन और उनके गुणों का आकलन किया जाता है। तो सांख्यिकी की कुछ नहीं है बच्चों, गणित की एक शाखा को हम सांख्यिकी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। पहले हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनका प्रदर्शन करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं, टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, उनका हम पाई चार्ट बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं इत्यादि, पिक्टोग्राफ बनाते हैं। और उन आंकड़ों का प्रदर्शन करने के बाद हम उनके गुणों का आकलन करते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यही है सांख्यिकी, गणित की वह शाखा जिसमें हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उनके मध्य, आंकड़ों के मध्य जो गुण हैं उन गुणों का आकलन करते हैं। अब इन गुणों का आकलन करने के लिए बच्चों, इन आंकड़ों अथवा प्रेक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम उन आंकड़ों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जैसे माध्य, माध्यिका कहिए बच्चों, या कह दीजिए माध्यक, माध्यक और बहुलक आदि ज्ञात करते हैं। आंकड़ों या प्रेक्षण जो हमने एकत्रित किए हैं, जिनका हमने प्रदर्शन किया है, जिनके गुणों का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उस अध्ययन के लिए हम बच्चों ज्ञात करते हैं इन आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। जैसे कि माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं, माध्यक ज्ञात करते हैं या बहुलक ज्ञात करते हैं। इन तीनों के बारे में हमने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा है बच्चों। देखिए, माध्य क्या होता है, इन तीनों की अलग अलग चर्चा मैं करूंगा। पहले में एक छोटे से रूप में संक्षेप में बता देता हूं कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है और बहुलक क्या होता है। तीनों की अलग अलग हमें पढ़ाई करनी है बच्चों, तीनों को अलग अलग पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा आइडिया हमें पहले पढ़ी कक्षाओं में, कक्षा 8 कक्षा 9 में है कि माध्य क्या होता है बच्चों। जो आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं उन सभी आंकड़ों का औसत मान होता है। माध्य क्या होता है, औसत मान होता है। याद कीजिए, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा और उसको अच्छे से रट्टा भी मारा होगा। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या ज्ञात करते थे हम इससे, माध्य ज्ञात करते थे। जो आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं उनके योग में अगर हम उन आंकड़ों की संख्या का भाग लगा दें तो हमें प्राप्त होता है उन आंकड़ों का माध्य। ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं बच्चों, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, माध्यक क्या होता है, जो आप आंकड़े आपने एकत्रित किए हैं उनको हम जमाएंगे पहले किसमें, आरोही क्रम में। किसमें, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम में जमाने के बाद में जो सबसे मध्य वाला आंकड़ा आता है उसे ही हम कहते हैं माध्यक या माध्यिका। आंकड़ों की माध्यिका कह दीजिए या आंकड़ों का माध्यक कह दीजिए, एक ही बात है। और बहुलक बच्चों, बारंबारता सर्वाधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला जो आंकड़ा होता है। जब हम आंकड़े एकत्रित कर रहे होते हैं तो जो आंकड़ा हमें सबसे ज़्यादा बार प्राप्त होता है, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, उस आंकड़े को हम बोलते हैं बहुलक। उस आंकड़े को क्या बोलते हैं, बहुलक। कक्षा 10 के अध्याय 14 में बच्चों हम इन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का अध्ययन करेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है ना, आपको समझ में आया माध्य क्या होता है, क्या आपने याद कर लिया, वापस से आपको ने पुनरावृत्ति हो गई, दिमाग में रिवीजन हो गया। माध्य होता है औसत मान, माध्यक होता है आरोही क्रम में जमाने के बाद में बीच वाला आंकड़ा, और बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। आइए बच्चों, अब एक एक करके सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की अच्छे से डिटेल में अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले ले लेते हैं आंकड़ों का माध्य।
आंकड़ों का माध्य। देखिए बच्चों, आंकड़ों का माध्य क्या होता है? परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं है। आंकड़ों का माध्य आंकड़ों का औसत मान होता है, यानी कि माध्य वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। अलग क्या है बच्चों? क्वेश्चन का लेवल अलग है। उच्च स्तर वाले क्वेश्चन अब आपसे कक्षा 10 में पूछे जाएंगे। सीधा सा सूत्र लगाया और उत्तर आ गया, ऐसे वाले प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न 3 विधियां प्रचलित हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए कितनी विधियां प्रचलित है बच्चों? 3 विधियां प्रचलित है। तीनों की अलग अलग हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि से आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, फिर हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि से आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, और फिर पग विचलन विधि से आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। सबसे पहले चर्चा करते हैं बच्चों प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि से आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए, प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में हम आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में जाता है बच्चों, वो सूत्र क्या है? माध्य। माध्य को दिखाते हैं किससे? डिनोट करते हैं बच्चों एक्स बार से। ये किसका चिन्ह है? माध्य का चिन्ह है। एक्स बार बोले तो माध्य। एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये जो चिन्ह है ना बच्चों सिग्मा, इसका अर्थ होता है योग। योग करना है जो इसके अंदर लिखा है, तो पहले आपको योगफल करना है किसका? योग करना है एफ आई एक्स आई का, और बटे में क्या है? सिग्मा एफ आई है, तो इसका मतलब है योग करना है एफ आई का। अब ये एफ आई एक्स आई ये क्या है बच्चों? इस सूत्र में ये जो संकेत प्रयुक्त किए गए हैं ये क्या है? देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब तो क्या है? आंकड़ों का संगत बारंबारताओं से गुणनफलों का योग। जो भी आंकड़े हैं उनको हम उनकी संगत बारंबारताओं से गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल आएगा उनका योग कर लेंगे, उसी को हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। और सिग्मा एफ आई क्या है बच्चों? बारंबारताओं का योगफल है। एफ आई का मतलब हो गया बारंबारताएं, जो सारी बारंबारताएं हैं उनका योगफल हम कर लेंगे, तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा। आइए बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से इस सूत्र को मैं और अधिक स्पष्ट करता हूं। एक उदाहरण के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि से हम दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। इस सारणी में आपको दर्शाए गए हैं बच्चों विद्यार्थियों के प्राप्तांक। विद्यार्थियों के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। 100 में से कितने कितने मार्क्स आए हैं, कितने कितने विद्यार्थियों के आए हैं। जैसे कि 10 कितने विद्यार्थियों के नंबर आए हैं? एक ऐसा विद्यार्थी है जिसके 100 में से 10 आए हैं, और एक ऐसा विद्यार्थी जिसमें 100 में से 20 आए हैं। 3 ऐसे हैं जिनके 100 में से 36 आए हैं। 4 ऐसे हैं जिनके 40 आए हैं। 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 50 अंक आए हैं। 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 56 अंक आए हैं, और इस तरीके से, ठीक है ना। एक ऐसा भी विद्यार्थी है जिसके 100 में से 95 आए हैं। इसने मेहनत की है। बच्चों, आप भी इसी विद्यार्थी की तरह बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए, आपसे पूछा गया है इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले से सारणी का अर्थ समझ लीजिए। जब आपने इन 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को एकत्रित किया, जब आप आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आंकड़े मिले होंगे। 10, फिर 20, फिर 36 आपको 3 बार मिला होगा। 36 कितनी बार मिला होगा? 3 बार, क्योंकि इसकी बारंबारता कितनी है? 3। फिर 40 आपको 4 बार मिला होगा, ऐसे ही। तो ये आंकड़े हैं और ये इनकी क्या है? संगत बारंबारताएं हैं। आंकड़े हैं और संगत बारंबारताएं हैं। आंकड़े जो आपको दिए गए हैं स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, कोई वर्ग अंतराल के रूप में तो नहीं दिए गए ना। तो ऐसे आंकड़ों को हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़ों का जब हम माध्य ज्ञात करते हैं बच्चों,
तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में जो सूत्र काम में आता है वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो हमें क्या करना होगा, इन आंकड़ों को उनकी संगत बारंबारताओं से गुणा करना होगा। आंकड़े हैं, बारंबारताएं हैं, हमें चाहिए क्या, आंकड़ों का उनकी संगत बारंबारताओं से गुणनफलों का योग बटे में सिग्मा एफ आई यानी कि बारंबारताओं का योग। तो हम इस टेबल से एक नई टेबल बनाएंगे, एक नई सारणी बनाएंगे जिसमें हम कॉलम रखेंगे। कौन कौन से, देखिए, आंकड़े रखेंगे, बारंबारताएं रखेंगे और बारंबारताओं का संगत आंकड़ों से या आंकड़ों का संगत बारंबारताओं से गुणनफल एफ आई एक्स आई वाला कॉलम रखेंगे। देखिए 10 को गुणा कीजिए 1 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 10। फिर 20 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 20। 36 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 108। 40 को 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 160। एफ आई एक्स आई का मतलब समझ में आ रहा है, आंकड़े को उसके संगत बारंबारता से गुणा करना है। फिर 50 को 3 से गुणा करोगे 150 आ जाएगा। 56 को 2 से जब आप गुणा करोगे बच्चों ये आ जाएगा 112। 60 को 4 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 240। 70 को 4 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 280, ये आ जाएगा 280। 72 को 1 से गुणा करोगे 72 आएगा। 80 को 1 से गुणा करोगे 80 आ जाएगा। 88 को 2 से जब आप गुणा करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 176। 92 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 276 आ जाएगा, 276 आ जाएगा। 95 को 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 95। हमें चाहिए एफ आई एक्स आई का योगफल। इन सब को जोड़ लीजिए बच्चों, इन सब को जोड़ लीजिए, इन सब का योगफल आ जाएगा 1779। कितना आ जाएगा, 1779 आ जाएगा। आपके पास आ गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई भी आपको चाहिए, सभी बारंबारताओं का योगफल भी चाहिए। कितने विद्यार्थी हैं बच्चों, ये हैं 30 विद्यार्थी, तो बारंबारताओं का योगफल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपको ज्ञात करना था माध्य, कैसे ज्ञात करोगे, माध्य के लिए हमारे पास क्या है, सूत्र है, क्योंकि माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अतः कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में प्राप्त अंकों का माध्य x बार हो जाएगा बच्चों। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, 1779 बटे में 30 का भाग लगा दीजिए 1779 में, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 59.3। कितना आ जाएगा, 59.3 आ जाएगा। इस प्रकार से जब आपको आंकड़े दिए गए हो, उनकी बारंबारताएं दी गई हो, आंकड़ों के संगत बारंबारताएं दी गई हो, तो अब आंकड़ों का आप गुणनफल करेंगे संगत बारंबारताओं से, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, फिर उन सब का योग करके सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे, उसमें भाग लगा देंगे सिग्मा एफ आई का, तो आपके पास आ जाएगा माध्य आंकड़ा। ठीक है ना, जो आपको माध्य का मान प्राप्त करना था वो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। देखिए नोट कर लीजिए, ये था आपके पास प्रश्न और ये था इसका हल। उदाहरण संख्या 1 का हल आपको इस प्रकार से करना है, नोट कर लीजिए इसे। बच्चों आज हमने चर्चा की कि वास्तव में सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी की परिभाषा क्या है, सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करने वाले होते हैं। फिर हमने चर्चा की कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं, कक्षा 10 में हम कौन कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का अध्ययन करेंगे। माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, इनकी हमने एक बार फिर से चर्चा की। फिर हम बड़े अध्याय में आगे हमने चर्चा की माध्य की, और माध्य ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है बच्चों, प्रत्यक्ष विधि है,
कल्पित माध्य विधि है और पग विचलन विधि है। जिनमें से पहली विधि प्रत्यक्ष विधि की हमने चर्चा की और प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं उस सूत्र की हमने चर्चा की और एक उदाहरण भी हमने हल किया जिसमें जो आंकड़े हमें दिए गए थे वो कैसे थे, अवर्गीकृत थे। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।